अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। सानिया गुल प्लाजा में आग क्यों लगी, सवाल ये नहीं है बल्कि ये है कि आग के शोले सिर्फ इमारत में थे या आइन तक पहुंचा दिए गए। 18वीं तरमीम, जिसे कभी कौमी इत्तफाक़ राय की अलामत कहा गया, आज हर सानिये, हर नाकामी और हर सियासी दबाव के साथ कटहरे में खड़ी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आइन खुद बेहतरी की इजाज़त देता है, मगर बेहतरी कहाँ तक, इस्तिलाह तक या इख्तियारात की वापसी तक। कराची जलता है तो मुतालिबा उठता है कि शहर विफाक के हवाले कर दो, तरमीम ख़त्म कर दो, जिम्मेदारी ऊपर ले जाओ। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची लावारिस है, रियासत खामोश है और शहरी नस्ल कुशी का शिकार है। उधर पीपल्स पार्टी सवाल उठाती है कि क्या आइन बदलने से आग बुझ जाएगी, क्या तरमीम ख़त्म करने से इमारतें महफूज हो जाएंगी। कौमी असम्बली में इत्तेहादी आमने सामने हैं। नून लीग के वज़रा सवाल उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी इसे पॉलिसी बयान करार दे रही है और हुकूमत कह रही है कि ये सब ज़ाती आरा है। तो फिर सच क्या है? क्या 18वीं तरमीम वाकई मसले की जड़ है या सानिहात को बयानिया बनाकर इख्तियारात की जंग लड़ी जा रही है? और इस सवाल के कि कराची का मसला इंतज़ाम है या इख्तियार, ये है तस्वीर के पीछे की कहानी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा में अमन क्यों ज़रूरी, अमन किसके मंसूबे पर और किन शराइत के साथ होगा। पाकिस्तान ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत कबूल कर ली है। कहा तो ये जा रहा है कि मकसद मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ है, लेकिन इसी बोर्ड को इसराइल मुस्तरद कर रहा है और इसमें शामिल कुछ चेहरे गजा के अवाम को काबिल कबूल नहीं। मलिहा लोधी पूछती हैं कि क्या ये उसूली खारजा पॉलिसी है या खुशनुदी की सफारतकारी। और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के साथ कोई अमन कबूल नहीं। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे हसास फैसलों पर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेना चाहिए था या खारजा पॉलिसी अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव का मामला बन चुकी है। तो क्या ये वाकई अमन की तरफ कदम है या आलमी ताकतों के बीच एक नाजुक तवाज़ुन। नाजरीन, ये तो थे टॉपिक्स। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सगीर चौधरी साहब और सायरा बानो साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हुई थी और आइन में इसकी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश जो है वो मौजूद है अभी तक। क्या ये बयान आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से 18वीं तरमीम में तरमीम की राह हमवार करने की एक कोशिश है या वाकई आइनी इस्लाह की इसको ज़रूरत है? इस्लाह की तो हर वक्त ज़रूरत होती है, हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा होती है जी। और लेकिन 18वीं तरमीम को ख़त्म करना नून लीग के बस में नहीं है। सिर्फ बात कर सकते हैं। ख्वाजा आसफ साहब उस दिन तकरीर कर रहे थे, उन्होंने ये मौजू छेड़ दिया और डकोसला करार दिया 18वीं तरमीम को। तो ख्वाजा आसफ साहब पहले ये बताएं कि उन्होंने ख़ुद 18वीं तरमीम को वोट क्यों दिया था जी। मुत्तफ़िका तौर पे ये तरमीम पास हुई थी। मैं उसके प्रोसेस में बड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ, बड़ी रिपोर्टिंग की है मैंने सारे मामले की। मियाँ रज़ा रबानी साहब, इसहाक डार साहब नून लीग की तरफ से नुमाइंदगी करते थे, चौधरी निसार असम्बली का हिस्सा थे, बाकी लोग थे। तो उस वक्त तो बड़ी तारीफ़ें होती थी। NFC अवार्ड आया, उसके तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। अफसोसनाक अमर यह है कि सूबों ने डिस्ट्रिक्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को आगे इख्तियारात नहीं दिए। उस पर कानून साजी करने की ज़रूरत है ना, उस पर सूबाई असम्बलियों में कानून साजी करें, नेशनल असम्बली में करें, उस पर बात करें। ख्वाजा आसफ साहब ये पॉइंट उठाएं या राना साहब ये पॉइंट उठाएं तो बेहतर है। आइनी तरमीम के लिए इनके पास वोट ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर वोट हो सकते हैं पूरे? आपको ऐसी बात ना करें, राना साहब भी ना करें और वो भी ना करें। ले लें वोट, वैसे कहाँ से ले लेंगे ये आप बता सकते हैं। वो 2-4 वोट हो ना, 8-10 वोट हो तो फिर मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि इतने हो जाती है ना, इतने वोट नहीं मैनेज होते। वो आपको पता है कि सगीर चौधरी साहब, जो 26वीं तरमीम कितनी मुश्किल से पास हुई, 27वीं में पास हुई। तो पीपल्स पार्टी के बगैर आइन में कोई तरमीम नहीं हो सकती। इख्तलाफात आपके ज़रूर हैं, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ आया है। बात यह है कि यहाँ कल तो इकट्ठे हो गए सारे एक मामले पे। शाजिया मरी ने एक बिल पेश कर दिया, मंजूर भी हो गया कि जी असासे नहीं डिक्लेयर होनी चाहिए MNS की। जी क्यों भाई, आप आसमान से उतरे हुए हैं? पहले आप सारी ज़िंदगी का इस्तिस्ना भी ले लें आइनी तरमीम करके, और आपके असासे जो इलेक्शन कमीशन में कानून मौजूद है, अभी का कानून नहीं है, कई दहाइयों से चला आ रहा है वो कानून के असासे जो हैं पार्लियामेंटेरियन के जमा होते हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे देता है, आवाम के सामने आते हैं, बहस होती है कि एक साल में इस एमएनए ने कितना पैसा कमाया, क्या बिज़नेस करता है, वो आप आवाम से छुपाना चाहते हैं मालूमात। अब बाकी मामलात में आप कहते हैं जी बड़े बड़े। इस पे मुझे अफसोस है कि नून लीग ने भी साथ दिया पूरा, और जो बात है PTI की
पीटीआई ने भी आवाज़ कोई नहीं उठाई कल असेंबली में। सारा ये बिल अब सेनेट में जाएगा तो इसमें अब देखते हैं सेनेट में इसका क्या मतलब है कि सब मिले हुए हैं, अपनी ज़ात के लिए मिल जाते हैं ना, मुफादात के लिए, अपनी ज़ात अपने मुफाद के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये डकोसला है, तो भाई आपको फिर माजरत कर लें कि हमने ये गलत तरमीम पास की थी, आप उस पर अपना मौक़िफ़ ये दे रखें ना। आप कहें जी उसमें कुछ खामियां हैं NFC कोई तो उसको हम दूर करते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर बैठ के बात करें ना। तकरीरें करने से, डिबेट करने से क्या फ़ायदा हो जाना है। कल आप आज भी आपने पीपल्स पार्टी की मिन्नत समाजित किया है आपके वज़ीर कानून ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने, क्योंकि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, वहाँ अहम बिल पास होने हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर बिल पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अक्सरियत अकेली तनात हो नून लीग के पास नहीं है ना। अब 2013 के हालात तो नहीं हैं, या 1997 वाले हालात तो नहीं है ना। 1997 में 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पास चल कर गए खुद, हालांकि ज़रूरत नहीं थी जी, वो चल के गए और तरमीम पास की। 58(2) भी ख़त्म किया, मुतफ़िका तौर पे ख़त्म किया। सदर के असम्बली तोड़ने का जो इख्तियार था उसको ख़त्म किया था। तो वो अगर कर सकते हैं, आप भी मुतफ़िका सब पार्टियां बैठें कमेटी रूम में बैठें। बाकी मुज़ाकरात तो आप सियासी मामलात पे करते रहते हैं, किसी की रिहाई के लिए करने हैं नहीं करने हैं, आवाम के मफाद में हैं ये चीज़ें। आग लगी है वहाँ, 80 लोग अभी तक लापता हैं, जो लाशें नीचे से निकल रही हैं, उनकी जो तफसीलात आती हैं, दिल रोता है, खून के आंसू रोता है दिल कि क्या मामलात हैं। उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं जी। तो कराची को तबाह किसने किया? एग्जैक्टली सही कहा इस आपने। ऑपरेशन जो नवाज शरीफ के दौर में हुआ, जो 90s में हुआ ऑपरेशन, उससे पहले कराची के हालात क्या बनाए गए थे? कराची को किसने तबाह किया? ये सोचने की बात है ना। सब ने तबाह किया कराची को। उसमें MKM भी जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार, सब जिम्मेदार किसी हद तक भी। वफाकी नून लीग की कभी वहाँ सूबे में हुकूमत नहीं रही ना हो, बिल्कुल, लेकिन वफाक की हद तक। तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा बानो साहिबा, गुल प्लाजा साहने को 18वीं तरमीम से जोड़ने पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक शदीद तनाज़ा जो है वो इस वक्त हमारे सामने है, और उसके साथ हम देखते हैं कि MQM की जानिब से 2 मुतालिबात जो है वो रख दिए गए हैं। एक तो यह है कि कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब 18वीं तरमीम ख़त्म करने का भी एक मुतालिबा जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। इसको किस नज़र से देख रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये जो 18वीं तरमीम खत्म होगी तो क्या वो सिंध की हद तक होगी या तमाम मतलब टोटल की टोटल रिवर्स होगी? अगर तो फिर इसमें तो फिर पंजाब भी इस लपेट में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या अपनी सुपर CM से पूछा है कि जो जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि पूरे पंजाब का जो फंड है, जो कोट सब्जल या बल्कि कमू शहीद चौकी से लेकर और अटक से तक वहाँ पर एबटाबाद और उस तक है, और वो सारा फंड जो है वो सिर्फ एक शहर या 2-3 शहरों में लगता है, फिर वो इस चीज़ को कबूल कर लेंगी कि जो ये फंड सारा मिलता है। बाकी आप MQM के बयानात तो प्लीज ना ही चलाया करें कि मुस्तफ़ा कमाल ने क्या जबरदस्त बात की, वाह जी वाह। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अभी वो कहते हैं ना कि अपने आप को वो समझ रहे थे कि शायद एक गालम गलोच भरी कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गंगा नहा लिए। उन्हें बोले कि आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा थे भाई। जब ये बोरी और गोली की बातें होती थी तब आप ही थे, आप ही को जमीन से उठाकर फिर आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस तरीके से गले लगाकर और माथा चूम कर और फिर उनको वो कहते थे कि मैं तो गली का कख था कि जो उठा के मेयर बना दिया। तो ये देखिए, अब इसने कहा कि 18वीं तरमीम वापस हो जाए और उसको अलग सूबा बना दिया जाए या अलग इंतजामी यूनिट बना दिया जाए। कल मैंने आपसे कहा तो था कि ये डोरें कहाँ से हिल रही हैं और कहाँ से यहाँ पर से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आके आप इस इशू के ऊपर बात करें। तो MQM को तो ना कहें कि ये MQM का मुतालबा है। जिस बेचारी जमात को खुद लाकर बिठाया गया हो, वो कहते हैं तराजू में ये तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए जो छोटे छोटे बाट होते हैं ना, कभी वो जी इस पलड़े में डाल देते हैं, कभी उस पलड़े में डाल देते हैं। MQM का तो वो किरदार है कि इनको वो किया ना कि बच्चा जमूरा खड़ा हो जा, बच्चा जमूरा एकदम से अलहदगी की बात करेगा, बच्चा जमूरा ये कर ले, बच्चा जमूरा वो कर ले। एक वो कहते हैं सानिया भी नहीं, इनकी गफलत, मुजरिम है ये सब के सब।
उस चीज को वो कहते हैं ना कि उनके जख्मों पे बजाय के मरहम रखने के ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आपने इनके बुजुर्ग की कॉन्फ्रेंस भी सुनी, तो आप देखें जब कादर पटेल साहब इतनी धुआंधार तकरीर कर रहे थे और एक पर्ची से एकदम से उनको समझ नहीं आ रही, जो पंजाबी में कह रहे हैं तोतरे बोतरे गए कि उनको क्या बोलना है, तो आप हम भी इसके ऊपर क्या सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अब उनकी पार्टी कहेगी कि सबसे शेर व शक्ल हो जाओ, तो उसके बाद उनके बयानात वैसे होंगे जब एक दूसरे से करना होगा। बाकी कि इसमें अवाम कहीं भी नहीं है। अब खुदा जाने किस में छुपा हुआ है, कोई किसी को डराकर क्या हासिल करना चाहता है, ये बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें हैं और वो बकौल मुश्ताक यूसुफी के कि इन अफवाहों की एक बुरी बात ये है कि ये अक्सर सच हो जाती हैं। जी। तो हमारे जहनों में भी ऐसी बहुत से वो कहते हैं अबहाम और ये जो अफवाहें मार्केट में हैं वो फिर उसका वही मतलब है। बाकी ये जो तीनों आप पार्टीज एमक्यूएम आपस की में मैम बात बैठते कर रही हैं, एमक्यूएम की जानिब से एक और मुतालिबा भी है। उन्होंने कहा कि जब भी सिंध हुकूमत पे यानी पीपल्स पार्टी पे तनकीद की जाती है तो पीपल्स पार्टी जो है फिर वो हमारे बारे में बहुत सी बातें करती है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर शहर को आग भी एमक्यूएम ने क्या लगाई थी, ये भी एक सवाल उन्होंने रखा है। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि 2008 की हुकूमत में सारे केसेस एमक्यूएम ने ख़त्म किए। उसके साथ आप 18 साल से सूबे में हैं तो हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? जब हम इतने ही बुरे हैं, जब सब काम हमने कराची में गलत किए हैं, सो आपको चाहिए कि आप हमारे खिलाफ जो हैं कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए। हाँ जी, इनको बोलो तुम्हारी बैक मजबूत है ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से तो आते नहीं हो ना, अवाम आपको वोट देती है कि आप अवाम के इतने वो हो, अवाम को इनका कोई किरदार नहीं भूला। आप जिनकी छतर छाया में हो, जो आपको रातों रात पकड़ के 14 सीटें दे देते हैं, जो PSP डॉल्फिन था ना मुस्तफ़ा कमाल का, और जो ये वसीम अख्तर में एक दूसरे के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे, वो फिर उसके बाद इनको आपस में मिला दिया और भाई भाई बन के ये सब इकट्ठे रहना शुरू हो गए। तो इनको बोलो कि आप तो अकेले मैदान में आए तो कोई पार्टी आपको देखे ना। आप तो हमेशा वो कहते हैं कि अब्बू की उंगली पकड़ के खड़े हुए होते हैं और फिर आप बोलते हैं इब के मार साले, ये करने के बाद तो बाकी ये सब इसी तरह ही करते रहेंगे। जो ख्वाजा आसिफ के बयानात हैं, देखें ये जबरदस्ती का रिश्ता है, कोई वो फितरी इत्तेहाद तो है नहीं। ये बड़ों ने जबरदस्ती से कान पकड़ के इनको बिठा दिया। तो वो जो गारंटर है, फिर जब ये गुफ्तगू आपस में जब ये करते हैं तो फिर बीच में जिन्होंने गारंटी दी हुई होती है फिर वो आके बोलते हैं। तो ये नीचे वाले बोलते हैं, देखें ना अभी तक जरदारी साहब का बयान आया ना, इनके चेयरमैन बिलावल का बयान आया या कोई इस तरह बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ तो अपने अभी पिछले दिनों टिकटॉक पे बड़ी वो क्या नाम है, वो कौन से थे, लालू प्रसाद यादव ना जी, तो अभी वो बड़ा उनका पता नहीं क्यों वापस से उनके काफी स्पीचेस के क्लिप चल रहे हैं, तो मुझे उनमें ख्वाजा आसिफ में तो कोई फर्क ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा था। तो उनको तो छोड़ दे, इतना बड़ी वजारत दफा, मगर आप उनके वो कहते हैं ना कि बयानात या चीजें वो देख लें तो वो बिल्कुल एक काउंसलर भी शायद कोई अक्ल वाली बातें करता होगा, आमियाना से जुमले और इस किस्म की बातें। तो बस यही है, देखिए टाइम गेन करना होता है। उससे पहले आप पिछले अगर 7-8 माह उठा के देख ले, 26वीं तरमीम पे 2 महीने बहस, 27वीं तरमीम पे 2 महीने बहस, फिर उसके बाद सूबों का गुलगुला उठा, फिर जी वहाँ से मियाँ आमिर और अलीम खान जिनका कोई यहाँ सिंध से लेना देना ही नहीं है, वो आके हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सूबे बनाए जाएं और ये सारी चीजें हों। और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें सिर्फ वो करने के लिए इन्होंने हमें भी बेहिस बना दिया। ये ऐसे ही है कि आप सोशल मीडिया उठाएं तो एक तरफ तो यहाँ पर सानिया गुल प्लाजा का लाशें और चीजें दिखाई जा रही हैं, अगला आप देखें तो अगला किसी शादी के क्लिप आ रहे हैं, उससे आगे देखें तो कोई नाच रहा है, उससे आगे देखें तो इन्होंने हमारे लिए अवाम के लिए सारी चीजें नॉर्मल बना दी हैं कि हाँ ये जितने भी सानियात ये चीजें हैं नॉर्मल हो। पहले लोग तकलीफ महसूस करते होते थे लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली सही कहा आपने। शकील करार साहब, क्या कराची को विफाक के हवाले करना मसले का एक हल है, वो आप समझते हैं, या एक नया आइनी तनाज़ा जो है उसको जन्म देने के मुतरादिफ ये चीज़ें हो रही हैं? उसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि शर्जील इनाम मेमन ने जवाब में कहा है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं रुक सकते और तहकीकात से हकीकत सामने आएगी। तो क्या ये जो सानिया इसकी वजूहात बगैर एमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटर्स की कमी सूबाई सतह पर है या विफाकी मुदाखलत की ज़रूरत है इसमें? शुक्रिया आकाशा। देखें ये एक पहला वाक़या नहीं है जिस पर सियासत की जा रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इससे कबल भी जो वाक़यात हुए हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी आप मेंशन कर ले तो वो इसी तरह पॉलिटिक्स होती रही है। कभी भी हमने, हमारे सियासतदानों ने नहीं है, हमने अपने माजी से सबक नहीं सीखा और जो ऐसी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए ठोस बुनियादों पर कोई इक़दाम आज तक नहीं उठाए गए हैं।
हमेशा हम सांप गुजरने के बाद जो है वो उससे वो पीटते रहते। कराची का जो वाक़या है या जो मुतालबा हो रहा है MQM की तरफ से 18वीं तरमीम ख़त्म करने का या उसमें मज़ीद तब्दीली लाने का, तो देखिए 18वीं तरमीम अगर आपको याद हो तो ये चंद दिनों या चंद घंटों में पास नहीं हुई थी। इस पर तवील मुशावरत और सियासी झगड़े और इल्ज़ाम तराशियों के बाद ये ग़ालिबन 2010 में अप्रूव हुई थी। और उसमें फिर बात वही आ जाती है कि क्या पूरी इस 18वीं तरमीम को तब्दील करना है या उसमें सिर्फ सिंध की हद तक आप तरमीम लाना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें देखिए ना 18वीं तरमीम है क्या, ये उसमें कोई मेरा ख्याल है कि 40 से 45 ऐसी छोटी बड़ी शिकें हैं जिसमें तब्दीलियाँ की गई थी। उसमें वफाक के इख्तियारात, सूबों के इख्तियारात, सूबों के इख्तियारात की जो तकसीम है, डिपार्टमेंट्स की माली वसाइल, इंतज़ामी वसाइल, ये बहुत सारी इसमें शिकें हैं जिसमें आपको फिर एक तवील कानूनी और आइनी जंग जो है वो बहस छिड़ जाएगी। तो उसके अभी फ़िलहाल हमारा मुल्क जो है उस हालात ऐसे नहीं है कि हम दोबारा से 1-2 साल या 5 साल आइनी तरमीम में लग जाएं और बाकी चीज़ें हमसे रह जाएं, अवामी जो इश्यूज़ है वो रह जाएं। तो आप MQM अगर बेहतर होता तो स्पेसिफ़िक पहले होमवर्क कर ले कि आइन 18वीं तरमीम को मुकम्मल ख़त्म करना है, किस हद तक करना है, बाकी सूबों पर इस पर क्या असरात होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 18वीं तरमीम के तहत आप कहें कि जी सूबा सिंध जो है उसके माली जो अखराजात हैं या माली जो उसके अमूर है वो वफाक देखेगा और बाकी सूबों के वो खुद देखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक सूबे को अलग से आपका कानून या आइन की शक्ल में तो नहीं आप खड़ा कर सकते। तो अगर तरमीम होगी सिंध के लिए तो फिर बाकी सूबों के कहाँ खड़े होंगे। उसमें आपका देखा है NFC भी है और आपका बाकी इंतज़ामी अमूर भी हैं। अब इंतज़ामी अमूर में आप देखें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है अब सूबों के पास चले गए हैं, वफाक का अख्तियार उस पर ख़त्म हो चुका है। वफाक खुद मुख्तार जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हो चुके हैं, अपने बहुत से फैसले वो खुद करते हैं, माली अमूर के भी, इंतज़ामी अमूर के भी। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो अपना फिर आप देखिए हद तक इन्होंने जो 18वीं तरमीम है उसमें जो नाम है इंग्लिश में के जो नाम रखे गए थे उसमें भी तरामी की गई थी। जैसे कि सिंध का पहले लिखा जाता था SIND, इन्होंने किया SINDH। इस तरह के PK का जो है वो नाम चेंज किया गया, बाकी चेंज की गई। तो फिर वो सारा रिवर्स करना पड़ेगा, वो सारी फैक्ट्री वो सारा जो अमल था वो ज़ाया चला जाएगा। फिर एक नई बहस और एक नई ख्वाजा आसिफ ने शकील साहब मैं बता दूं जो पॉइंट उठाया था नेशनल असम्बली में वो था कि जो सूबों को इख्तियार वफाक ने दिया, सूबों ने आगे लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात नहीं दिए, उन्हें फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं दिए, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। उसका उनका पॉइंट इस हद तक था। वो तो ख्वाजा आसिफ का पॉइंट है ना। और वो तो बात अपनी सियासत को चमकाने के लिए कह रहे हैं। अगर उसने नहीं दिया तो इन्होंने कौन से दे दिए, इन्होंने कौन से 2 साल में फेडरल में बलदाती इलेक्शन करवा दिए। 5 मरतबा तो ये भाग चुके हैं इलेक्शन से। तो ये जो खुद ये मेरा पॉइंट अभी नहीं आया। मेरा पॉइंट ये है कि आप 18वीं तरमीम के MQM अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि 18वीं तरमीम को मुकम्मल ख़त्म करना है, बाकी सूबे कहाँ जाएंगे। पहले अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, फिर इस पर आगे बहस हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। सगीर चौधरी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुल प्लाजा की इजाफी मंजिलों की मंजूरी किसने दी थी, मुकम्मल एहतसाब जो है वो होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत है वो इस चीज़ को मानने से इनकारी है, वो अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी जो है वो ले ही नहीं रही इस चीज़ की। उसके साथ हम देखते हैं कि MQM भी जो है वो भी चाहती है कि मुकम्मल तमाम तर इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कोई भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि साफ शफाफ तहकीकात हो भी पाएंगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, हम जिम्मेदारी का बता देते हैं कि जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार वज़ीर आला है। सबसे पहले उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था अब तक। ये कोई मजाक नहीं है। दूसरे मुल्कों की बात तो करते हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसे होता है जिस तरह से यहाँ पे हुआ, दूसरे मुल्कों में तो ऐसे नहीं होता। उनकी तो इखलाकी रवायात और इक़दार जो है वो बड़ी डिफरेंट हैं और हम मिसाल दे देते हैं लेकिन हम उनके मुकाबले में ज़ीरो हैं, बिल्कुल सिफर हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं होता जैसे यहाँ पे हो रहा है। अब देखें कि एक दुकान से 30 लाशें भी बरामद हुई हैं। अब तक हलाकतों की तादाद तकरीबन 65 हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं। आप लोग जो है वो शायद इसको मजाक समझ रहे हैं। तो वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी होना चाहिए इस पर। और मैं इसकी अदाद शुमार के साथ आपको फिगर्स दे देता हूँ कि पिछले साल तकरीबन जो अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं या मुझे पता है वो 2025 में तकरीबन 2400 से ज़ायद आग लगने के वाक़यात कराची में रूनमा हुए हैं। छोटे बड़े 2400 से ज़ायद। ये कोई मजाक है कि कराची, इसका मतलब कराची तो आग की लपेट में है।
कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आग लग सकती है। तो आपने कराची को मजाक समझा हुआ है। तो कराची को क्या विफाक का हिस्सा बना दिया जाए? बैड गवर्नेंस की मेरे ख्याल में इससे बदतरीन मिसाल जो साना गुल प्लाजा है कोई हो नहीं सकती, कि आप उस पर सियासत कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और लाशों पे सियासत हो रही है और उनको कंपनसेशन। मुझे ये बताएं कि कंपनसेशन का आप बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं, कहाँ से? अपनी जेब से दे रहे हैं वज़ीर आला? भाई हमारे टैक्स पेयर के पैसे से दे रहा है ना जी। या तो अपनी जेब से देना पैसे। ये सिंध गवर्नमेंट दे रही है तो वो टैक्स पेयर का पैसा दे रही है ना उनको कंपनसेशन का। तो उसका वो बहुत बड़ी उनके साथ कोई वो कंपनसेशन नहीं है इतनी, वो तो आप टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया कर रहे हैं जी। आप दें ना अपनी जेब से, फिर पता चले। और दूसरी बात यह है, देखें कि हालातें कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, लोग अपने प्यारों के लिए अभी भी वहाँ पर मारे मारे फिर रहे हैं और वहाँ पर एक क़यामत का मंजर है। और आप की जानिब से देखें, किसी को जिम्मेदार ना ठहराना, मुकदमा दर्ज ना होना, शफाफ तहकीकात का ना होना, इस पे JIT बननी चाहिए थी सानिया बल्दिया कराची की तर्ज पर, उसका ना होना, इसका तो मतलब यह है कि ये किसी अज़ाइम के तहत आग लगाई गई है और इसका तो कोई मतलब नहीं हो सकता। अब देखें कि पहले उसमें 50 दुकानें, फिर 50 से बढ़कर 1200 कैसे हो गई? क्या सब सोए हुए थे? 17 साल से आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर, आपकी गवर्नमेंट है और वो इतनी हसास एरिया है कि 2 किलोमीटर के फासले पर CM हाउस है। मतलब इंतहाई एक अहम नौयत का एरिया है, कीमती तरीन एरिया है, वहाँ पर फुटों में जगह बिकती है, तो अरबों रुपए की तो वो जगह है और वहाँ पे दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है। तो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये सिंध गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब है? सिंध गवर्नमेंट के पास कोई इखलाकी जवाज़ है इसका? असम्बली में खड़े होकर जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो मुझे बताएं कि इनकी ज़बान इनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही होती। वजह कि इनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए। मुझे बताएं कि 65 हलाकतें हो चुकी, 80 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था फौरी तौर पे। अभी तक मुकदमा दर्ज ना होना और जिम्मेदारों का तयन ना होना, इलेक्ट्रिकल फायर, शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिकल फायर, आकाशा और शॉर्ट सर्किट, ये मजाक है? आप लोगों को मजाक समझते हैं? भाई गरीब लोग भी उसमें मौजूद थे, शॉपिंग करने वाले थे, आम लोग थे, उसमें कोई बहुत बड़े बड़े शख्सियत। इनमें से कौन मरा है वहाँ पे? इनका कोई रिश्तेदार हो तो वहाँ पे मरा है, या इनको इतनी तकलीफ हो, या इनका कोई करीबी, या इनका कोई बराह रास्त आम लोग मरे हैं वहाँ पे, आम आवाम है। और आपने कहा जी हम फौरी डोर स्टेप पे कंपनसेशन करेंगे, उनको मुआवजा दे देंगे। कहाँ? आप अपनी जेब से देंगे, वो भी टैक्स पेयर की जेब से देगा। बिल्कुल ठीक है। देखें ना, वो कमाल है सिंध की हुकूमत ये शायद इस बात को इस तरह कहना चाह रही है कि वो 1-1 करोड़ रुपया फी खानदान या फी जो फौत हुआ है उसके लवाकिन को देने के जो ऐलान है, वो समझ रही है सिंध हुकूमत इस तरह जाहिर कर रही है कि जैसे वो उनके खानदानों पे एहसान कर रही है। और ये सिर्फ सबसे बड़ी जो मालिक है, दुकान का जो मालिक है, ये सिर्फ उसके लवाकिन को दिया जाएगा जो वहाँ पर वर्कर्स है, उनके बारे में फिर भी कोई बात नहीं की जा रही। कोई बात नहीं है। आम आदमी तो मर गया ना, आम आदमी के तो पूरी फैमिली तबाह हो गई। आकाशा आप मुझे बताएं कि ये आग है 2600-2400 वाकयात तो उसमें हुए और दर्जनों हलाकतें हर वाक़े में हुई हैं, रिपोर्टेड चीज़ें हैं ये। तो मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट के पास पिछले 1 साल का कुछ जवाब है? 17 साल से ये उधर गवर्नमेंट कर रहे हैं और इतनी बैड गवर्नेंस है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो भी खामोश है। सकीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, कुछ कहना चाह रहे थे शकील करार साहब? देखिए, एक नुकता मेरे अभी ज़हन में आया, कितनी बदकिस्मती है कि सिंध हुकूमत के पास, चाहे वो मेयर का डिपार्टमेंट ले लें या सिंध हुकूमत ले लें, किसी के पास अभी तक ये फिगर नहीं है कि उस प्लाजे में जब आग लगी तो कितने लोग मौजूद थे, कितनों को रेस्क्यू किया गया, कितने जख्मी हालत में मिले हैं, जख्मी हालत में जो मिले हैं उनकी कंडीशन क्या है, ये इनके पास फिगर ही नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी? एग्जैक्टली, इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या होगी? चिली का वाकया देख लें आकाशा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, आधा मिनट। चिली के वाकये में कान थे, मेरा ख्याल है कि 30 के करीब थे या समथिंग। 2 महीने रेस्क्यू चला था और 2 महीनों में उन्होंने तमाम को जिंदा निकाला था। और वहाँ पे उनके जो वजीर आजम है, उनकी अहलिया है और सब लोग जो थे वहाँ पर मौजूद रहे। और फिर जब उनको जिंदा निकाला गया तो वहाँ पे उन्होंने पूरे मुल्क में जश्न मनाया था। और यहाँ पे सूरत देखें, एग्जैक्टली जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की एक वजीर है, उनकी जानिब से ऐसा कहना था, ऐसा बयान भी सामने आया था कि CM का जाना या किसी भी वजीर का वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ये भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। फिर हमेशा से हम बात करते हैं इस पर, इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहे।
इस पर भी बात करेंगे। अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत होता तो क्या गुल प्लाजा जैसे जो सानियात थे उनको रोका जा सकता था? यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले भी इसी हवाले से बात हो रही थी कि अगर बल्दियाती इलेक्शन जो हमें हमेशा से कहते हैं कि ताख़ीर का शिकार हुए हैं, किस वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुए हैं? तारिक सुमैर साहब क्या समझते हैं, अगर बल्दियाती इंतख़ाबात जो थे वो मौके ना होते और अगर इसी तरीके से इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए तो क्या जो गुल प्लाजा वाला सानिया हमारे सामने आया था उस तरह के सानियात से हम बच सकते हैं? सिंध में तो बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं ना, मेयर मौजूद है, इंटीरियर सिंध में भी मेयर्स मौजूद हैं, वहाँ निज़ाम बल्दियाती मौजूद है, उसमें ये उसके बावजूद ये वाली तमाम उसके बावजूद हुआ है ना। असल बात है कि मेयर साहब की जो टीम है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनके जो अफसरान हैं, उनके जो मामलात हैं, उस पर बहुत बात हो चुकी है। उस दिन मैंने एक बात की थी कि जी हफ्ते का 60 करोड़ रुपया सिस्टम को जाता है जी, तो वो यही असल वजूहत है ना कि जब आप बिल्डिंगें आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि उनमें गड़बड़ हो गई है, उनमें ये हुआ है, उसके बाद आप वो बिल्डिंगें कैसे फिर चलती हैं? जब वो गोगा गनमैन था अल्ताफ़ हुसैन का, उस इतना बासर था, आपको पता उस ज़माने में उनका तोती बोलता था, तो ये तो दुआएं दें मियाँ नवाज शरीफ को, राहल शरीफ को, सिंध के अवाम और कराची के अवाम, जिन्होंने बर वक्त ऑपरेशन करके वहाँ अमन व अमान का बहाल किया था। तो उसने तो क्या सिंध हुकूमत के पास अगर ये बयान देने के लिए इनके पास कादर पटेल के पास मालूमात है कि फ़लाँ गनमैन था, तो आपने कार्रवाई की, 18 साल से आप हुकूमत में हैं, 2-2.5 साल से आप मेयर हैं। अब मेयर कोई भी होता, अगर MKM का माजी में मेयर था, वसीम अख्तर था या जमात इस्लामी के थे, तो आप कार्रवाई तो कर सकते थे ना। सूबाई हुकूमत के पास बहुत इख्तियारात होते हैं कि गड़बड़ हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप कार्रवाई करें। बाकी शहरों में भी बिल्डिंग्स के इशू आते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की कैफियत, इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी कि इतने लावारिस हो जाएं अवाम। और कराची पाकिस्तान का बिज़नेस हब है, कराची के अवाम मुहिब वतन हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छा बिज़नेस करते हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। तो बिज़नेसमैन कम्युनिटी, जब मेरे एक जानने वाले पिछले दिनों पिंडी इस्लामाबाद आए, तो उन्होंने, जब मैंने उन्हें एड्रेस भेजा के, तो कहते हैं मैं जी 20 मिनट में पहुंच गया, इतने दूर से, यानी 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके। तो कहते हैं कराची में 20 किलोमीटर का सफ़र हम 50 मिनट में तय करते हैं, और जो ही हम गाड़ी में बैठते हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, इतने जंप लगते हैं, इतनी सड़कें टूटी हमें मिलती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि काश आपको भी कोई ऐसा वज़ीर-ए-आला मिला होता, आपको भी कोई ऐसा मेयर मिला होता जो बाकी शहरों में है, पंजाब में है, KP में है, हालात बेहतर आपके होते। तो उन्होंने कहा कि काश मेरा वोट पंजाब में होता, काश मेरा वोट इस्लामाबाद में होता। जी जी जी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक बंदे को कोट कर रहा हूँ ना, उसने कराची के हालात बताए, तो वो कहते हैं कि हम तो इदारों के रहमो करम पे हैं, जो वहाँ इदारे हैं मकामी, उनकी जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मसला है। करप्शन पे काबू अगर सिंध में नहीं पाया जाएगा, और हालात, आप NFC अवार्ड देखें ना, उसके तहत चारों सूबों को इतना इजाफी पैसा मिलता है, 2010 के बाद से अब तक ले लें, तकरीबन 15 साल हो गए हैं जी। शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों भी मिसाल दी थी, वो KP के कॉन्टेस्ट में दी थी, तो वो फंड बिकते हैं, थानों का रेट लगता है वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो फंड अगर आप सही तरीके से लगाएं, तो फिर आप ये शिकवा ना करें कि पंजाब में जी डेवलपमेंट होगी, हमारे सूबे रह गए। आप लगाएं ना, कम से कम भाई, सारा ना लेके जाएं। एग्जैक्टली सही कहा आपने। तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा बानो साहिबा, पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का एक फैसला जो है वो भी हमारे सामने है। उसके साथ हम देखते हैं कि गजा अमन बोर्ड दुनिया का बड़ा और मोजिज़ बोर्ड होगा। ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना है। पाकिस्तान ने ट्रंप की दावत पर गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत भी कबूल की है। क्या ये फैसला पाकिस्तान की रवायती फ़लस्तीन सपोर्ट जैसे कि हम देखते हैं कि उससे मुताबिकत रख रहा है, या ये कोई अमरीकी दबाव है उसके नतीजे में किया गया है? व्हाट्स योर टेक? ये हम क्या गजा की सपोर्ट में थे?
एग्जैक्टली गजा में खून की होली खेली जा रही थी, को खुदा का खौफ कीजिए, गजा में खून की होली खेली जा रही थी। वो कहते हैं ना कि वो एक शैतानियत वहां पर अरूज पर थी। लोगों ने देखा, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा जो फुटेजेस हैं। फिर आप इन तमाम यूरोपीय ममालिक में जो फलस्तीन के हक में जलसे हुए रैलीज हुई, हमने वो भी देखी। हम तो वो कहते हैं ना जीप भर के वो रैली भी अपने मुल्क में निकालने की हमें इजाजत ना थी जी, कि यहाँ पर भी गिरबान पकड़े गए और वो रैली के शुरा के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, कुचले गए, और वो हमें यही नहीं पता चला किसने कुचला। पता तो है किसने कुचला, अवाम तक नहीं आया किसने कुचला, कौन बेचारा गया आया। उनके लवाहिकीन ने कोई FIR भी दर्ज करवाई थी या नहीं करवाई थी। और बाकी आपने कहा मोअज़्ज़ज़ बोर्ड, तो उससे पहले जो बोर्ड थे क्या वो मोअज़्ज़ज़ नहीं थे? यूनाइटेड नेशन मोअज़्ज़ज़ नहीं था? ये तो ट्रम्प की धौंस और धांधली है जो वो कहते हैं टेंट में दबा के कि आओ इधर आकर यहाँ पर इस पीस जो बोर्ड बनाए, जो अमन है उसमें वो हो। मैं तो ये सुनना था कि वो उससे पहले था कि जो आएगा वो $1 अरब जमा करवाएगा, तो वो हमने दे दिए या उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है या फ्री में कहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुर्की आ रहा है या सऊदी अरब आ रहा है, जो सऊदी अरब के साथ हमने मुआहदा किया हुआ है, यानी कि तो उन्होंने हमारे पैसे दिए हैं। ये क्या होगा? ट्रम्प साहब का बयान है, अभी हमारे बहुत सारे सहाफी वो कहते हैं ना कि इस चीज को हलाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ये खुदा पाक का नाउज़ुबिल्लाह हुक्म था जिसके ऊपर हम मनो अन उतर रहे हैं। तो ये क्या, उसने तो वाजिया बोला है कि हमास को डीवेपनाइज किया जाएगा और ये अमन कैसे कायम होगा, यानी कि वो नेतन्याहू वो अमन की बात करेगा। ट्रम्प जिसके आपके सामने है कि जिस उन्होंने किस तरीके से आपके सामने क्या मैं कहूँ कि ये फलस्तीन सब वो है, आपके सामने इराक है, अफगानिस्तान है, आपके सामने कुवैत है। इन तमाम चीजों के बावजूद हमने 2 दफा उनको नोबेल प्राइज के लिए नामजद भी किया था। बिल्कुल नामजद भी किया था कि बस तरीके से उसके बाद देखें तो उनके बयानात तो सुने, वैसे है सच्चा बंदा। उसने कहा कि अब मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ और बर्फ का टुकड़ा भी चाहिए मुझे। अब पता नहीं हमारे पास क्या है, कल को हमसे फरमाइश ना कर दे कि बेटा चलो निकलो हमें ये चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब ये हुकूमत, आई एम सॉरी, मुझे वो कहते हैं कि इस गोबर को हलवा साबित करने की कोशिश करे सहाफी बैठकर कि जी इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा के हमें बताया जाए कि ये हलवा है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। मैं तो अब ये सोच रही हूँ मैडम आप हुकूमत में होते तो आप क्या फैसला करते गजा के हवाले से? आप खुद होते हैं, आप पार्टनर होते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है, अब वो होते तो फिर वही बात है ना कि वो अच्छा मैं यूं कि तुम ना होते, तुम होते तो यूं होता, तुम होती तो यूं, मैं यूं कहता तो तुम यूं कहती। ये तो मामला पार्लियामेंट तक आया ही नहीं कि पार्लियामेंट में जो वो रबर स्टैंप्स बैठी हुई हैं, जो फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं, उनसे ही कभी वो कहते हैं ना कि दिखावे के लिए आप उनसे बहस करवा लें कि इसके ऊपर क्या है, क्या आया, हमें जाना चाहिए नहीं चाहिए, इसका क्या होगा। ये यहाँ पर वो सारे वो होके क्या मैं आपको कहूँ कि अब ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ना मुल्क में आइन ना कानून, अदालतें हैं तो वो गूंगी बनी बैठी हुई हैं। उनका तो कोई काम रह ही नहीं गया कि वो सिर्फ कोई एक आधा उठ के शोशा कोई इस किस्म का बयानबाजी या कुछ इस तरह कर देते। मेरे ख्याल में अब उनके पास सिर्फ ये क्या बोलते हैं जमीनी झगड़ों के या तलाकों के मुकदमात होंगे। ये मामलात उनके हाथ से ना पहले थे और ना अब उनके पास है। तो जी जब तक ये मामला आवाम के सामने नहीं आता, और मजे की बात ये पार्लियामेंट के सामने चले भी जाए तो अवामी नुमाइंदे तो नहीं है ना। सपोज अगर कोई अवामी नुमाइंदा होता तो उसके हल्के के लोग या अवाम उससे पूछ सकती थी कि कल को खुदा न खास्ता इसका नतीजा निकला कि भाई तुझे अवाम में हमने पार्लियामेंट में भेजा था, इनको तो पार्लियामेंट में अवाम ने भेजा ही नहीं है। ये तो हुकूमत को हम हुकूमत मानते ही नहीं है कि ये हुकूमत है, क्योंकि हम नहीं मानते। हमारे अभी भी 3 मेंबरान ने सिंध गवर्नमेंट में ओथ यहाँ पर नहीं लिया, इसलिए कि हम इस हुकूमत को सिरे से मानते ही नहीं है। तो इसके फैसलों को कोई कैसे मानेगा? मुल्क में इस किस्म के हालात पैदा करके जो कहते हैं कि उन लोगों की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश पर आप मनो अन अमल कर रहे हैं। आप पीस आपको उस वक्त आपको जाना चाहिए था जिस वक्त वहां पर मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था, जिस वक्त वो भूख और प्यास से मर रहे थे। UAE जी इस्लामी मुल्क, उसको तो इस्लामी मुल्क की लिस्ट निकालना चाहिए। जो वहां पर क्या कहते हैं इसराइलियों के लिए आपने देखा होगा उनका एक जहाज था कि एक कॉकपिट के एक विंडो से UAE का झंडा था, दूसरे विंडो से इसराइल का झंडा था, और इन्होंने कफन भेजे थे वहां पर।
आप क्या बात कर रही हैं? ये तो बस नाम के उर्दन हो गया, ये हो गया जहाँ पर वो कहते हैं ना कि डिक्टेटर बैठे हुए, आप उसको वो कहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि उम्मा उम्मा कर भैया, उम्मा से ही डर भैया। इनकी जो तलवारें हैं ना वो जंग आलूद हो चुकी हैं, वो सिर्फ उनसे रक्स कर सकते हैं, किसी के साथ वो नहीं कर सकते। अभी बड़े पिछले दिनों इस बात पर भी बहस हुई थी जी। तो बस ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना क्या गैरत और हमीयत नाम था जिसका, वो उठ गई तैमूर के घराने से, तो वो खत्म हो गई है। अब ये जो मर्जी कहे, ये आके इनके उल्मा आके बैठ जाएं, वो क्या कहते हैं अशरफी साहब आके बैठ जाएं, या बाकी जो मुल्मा जिनका वो वजीफा लगाया है वो आके इसके हमें फजाइल बताना शुरू कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुन लिया, गजा में हम जाके अमन कायम करेंगे। वाह वाह वाह। तो वो जो मर्जी कह दें, अवाम नहीं सुनेगी। जाहिर है हमें भी 50 लोग जानते ही होंगे। तो नहीं जी, हमारी तरफ से बिल्कुल ना है इस चीज को। तो वो ये इसराइल की रियासत मुस्लिम में उम्मा के सीने में घोंपा हुआ खंजर है। ये हमारे कायद ने कहा था ना, अभी पिछले दिनों कोई बता भी रहे थे कि हमारे बाबाए कौम के बाप कौम का एक ही है, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह। तो वो फिर उनकी बात भी तो मान लेना, कान इधर उधर से ना पकड़े कि ये ऐसे होना था तो यूं है, तो अब हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, खुदा जाने क्या करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सगीर चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। जिस तरीके से बात हो रही है कि ट्रंप एक जानिब ये बात कर रहे हैं, हमास को गैर मुसल्लह करने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसराइल ने बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी और कहा है कि ये उनकी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। अगर इसराइल की अदम शिरकत बोर्ड की कामयाबी को खतरे में डाल देगी, खासतौर पर जब हमास को गैर मुसल्लह करने का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो भी हमारे सामने आ रहा है। देखें आकाशा, ये खित्ते में कोई नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं और जो दुनिया में इस वक्त ताकत का तवाज़न है वो अब तब्दील होने जा रहा है। ठीक है, पहले ताकत का तवाज़न कुछ और हुआ करता था, अब ताकत का जो तवाज़न है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है ये तो उस तर्ज पे है जैसे UNO 2 या फिर NATO 2। जी ठीक है, उस किस्म का ये एक इत्तेहाद कह लें या पीस बोर्ड का इसको नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें, इसका मकसद तो एक ही है कि आपने जो अपने मज़मूम मकासद हैं उनकी जो है वो वहाँ पर कामयाबी करवानी है और उसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ अटैच करना है और दिखाना है। देखें, इसमें आप यूरोप को बीच में से निकाल रहे हैं। ठीक है, वही अमेरिका जो इससे कबल यूरोप पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता था, अब देख लें कि वही अमेरिका जो है वो यूरोप को उसने बिल्कुल हटा दिया है। अब उसका फोकस क्या है? उसका फोकस किस सिर्फ खित्ते के ये ममालिक हैं, अरेबिक स्टेट्स हैं और ये एशियन ममालिक हैं, इस पर उसका बहुत ज़्यादा फोकस है। ये एक सोचने वाली बात है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मिनरल्स हैं, माइंस हैं और पैसा बहुत है, तो वो अब किसी न किसी बहाने से इनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल बात अभी आगे जाके चीज़ें समझ आएंगी कि किसका मुफाद था और किसका ये नुकसान था और किसको कितना नुकसान हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पंगा ये है कि हमास जो है इस वक्त मुज़ाहमती तहरीक में सबसे एक बड़ी रुकावट है इजराइल के लिए बिल्कुल और इजराइल जो है वो चाहता है कि इसको किसी तरीके से इन ब्लॉक्स में शामिल जो ममालिक हैं, ताकतवर मुल्क है, उसमें ताकतवर मुल्क सबसे बड़ा पाकिस्तान है, एटमी पावर है, पहली इस्लामी एटमी पावर है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से ये चाहता है कि हम इनको आपस में लड़ा के कम से कम उसको डी वेपनाइज करें, गैर मुसल्लह करके फिर अपने मज़मूम मकासद पूरे कर दें। सगीर चौधरी साहब बात कर रहे हैं। देखिए, जचोई साहब का अपना मौक़िफ़ है, उनकी अपनी नज़रिया है। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत क्या करने जा रही है। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया लेकिन एजेंडा नहीं दिया गया। सियासी जमातें भी इस पर सवाल उठा रही हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि भाई एजेंडा क्या है। और पीस जो मिशन है उस पर आपने साइन तो कर दिए, चार्टर पे साइन कर दिए, कल पार्लियामेंट में एक बहस किस पे कराएंगे? लोग तो वहाँ पर सवाल करेंगे, चाहे फार्म 47 के लोग बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे और अवाम भी सवाल उठाएंगे, साफ़ी भी सवाल उठाएंगे। फिर यहाँ एक और बात देखें ना कि पाकिस्तानी जो अफवाज है उसका जो एक इमेज अभी हालिया पाक भारत झड़पों में बना, पूरी दुनिया ने इसको देखा। अवाम जिस तरह अफवाज के साथ खड़ी है और रही, और उसने अपना एक मोहब्बत का और अपना जो एक ईमानी जज्बा है हमारे पाकिस्तानियों का, वो अपनी फ़ौज के साथ भरपूर अंदाज से दिया, बगैर किसी उसके अपने मुल्क के वसी तर मफाद में पाक फ़ौज को सलाम किए।
कर रहे हैं। जब पाक फ़ौज वहाँ पर जाएगी गज़ा में और इस चार्टर के तहत वो अपना किरदार अदा करेगी, तो फिर आवाम का रद्दमल तो उस पर कैसा आएगा? क्या इस पर किसी ने सोचा है? क्या हमारे जो थिंक टैंक हैं, सोचने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले हैं, उन्होंने इस नज़रिए को सामने रखा कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम, देखिए पाकिस्तानी अवाम को आपने गज़ा पर मुजाहरे से रोके, उनको आपने गिरफ़्तार किया, मुकदमात दर्ज किए, जेलों में डाला, लेकिन मुजाहरे होते रहे। लेकिन आप लोगों की सोच, आप आम लोगों की जो नज़रियात हैं या उनके जो एक लगाव है अपनी अफवाज के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो जज्बा है, उसको आप किस तरह फिर आप उसको मैनेज करेंगे, किस तरह उसको आप फेस करेंगे कि अवाम का रद्दमल तो इस पर आएगा। अभी तक हुकूमत देखें ना, हुकूमत इसीलिए पार्लियामेंट का इजलास मुश्तरका तलब कर लिया लेकिन एजेंडा नहीं दिया, और हमें यही नज़र आ रहा है कि शायद कल अचानक जो है वो इस जो मायदा है चार्टर जो चार्टर है उस पर जो साइन हुए उस पर कल बहस छिड़ जाएगी मुश्तरका इजलास में। तो हुकूमत का पहले इससे कौम को सही कहा करना चाहिए था। एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद यही है कि पार्लियामेंट को इत्मीनान मैं आपको बताता हूँ चलिए शकील का रास्ता आपका पॉइंट आ चुका है। की गवर्नमेंट ने ऐसा किया तारिक सुमैर साहब, इस पे भी आप बात कीजिए और इसके साथ मुझे ये भी बताइए कि पाकिस्तान ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत कबूल कर ली है, ये चीजें तो सामने, लेकिन इसराइल ने इसको मुस्तरद किया और जंग बंदी और ये पॉलिटिक्स है, जो ये है वो पॉलिटिक्स इसराइल के बगैर मुमकिन हो सकती है। ये पॉलिटिक्स है सिर्फ जी। लोगों को मैं दिखाने आपको के लिए। बताता हूँ जी, जो स्विट्ज़रलैंड में अभी साइनिंग सेरेमनी हुई है, सदर ट्रंप साहब बैठे हुए थे, पीछे सारे 20 ममालिक के लीडरशिप थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो 8 इस्लामी ममालिक हैं बड़े अहम, जिन्होंने गुज़श्ता साल न्यूयॉर्क में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सदर ट्रंप के साथ, फिर गज़ा का पीस मायदा हुआ और वहाँ कम से कम खून खराबा रुका। इस हद तक तो बड़ी कामयाबी गया था। वो इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं, उस तरीके से नहीं हो। मेरी ज़रा बात मुकम्मल उसको रिपोर्ट हुआ बाकायदा। मेरी ज़रा बात मुकम्मल होने दें। जी तारिक साहब, मैं आपको तमीद बांध के सारा बता रहा हूँ ना, तमीद ना जो हकायक वो तो बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है ना तारिक कि साहब, वहाँ बहुत हुआ। कम है। फिर अब मामला ये है कि क्या आज काबीना के इजलास में अप्रूवल नहीं हुई इसकी भी, असूलन होनी चाहिए थी काबीना में डिस्कशन। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ी तनकीद की है इस सारे मामले पे, उन्होंने भी बड़ी सख्त तकरीर की है, बात की है। अब वज़ीर ख़ारजा वहाँ हैं, वो वापस आके मेरी मालूमात हैं कि एतमाद में लेंगे, वज़ीर-ए-आज़म खुद भी एतमाद में लेंगे, हमेशा बाद में और वहाँ पे जो वहाँ पे जो ये तो धोखाधड़ी है वहाँ पे अवाम के साथ वहाँ पे आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ी अहमियत दी गई शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब ने यार मेरी बात मुकम्मल होने देना। आप बात करें जो पॉइंट की बात है वो करें। आप खुद हुकूमत ने अवाम को धोखे में रखा है, बाकी ने उस पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर बात करें। आपको पूरा मौका मिले बात करने का। तारिक सुमैर साहब अपना पॉइंट रखिए। वो असल में मसला ये है कि मैं जब बोलता हूँ इनको हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं होता। तारिक सुमैर साहब, वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि आप कम वक्त में ज़्यादा बात करें। उसको बड़ी अहमियत दी शहबाज शरीफ को। जी अच्छी बात है कि तारिक सुमैर साहब ने एतराफ़ किया कि एतमाद में लेना चाहिए था। भाई आप बात मेरी होने देना जी, कि वहाँ जब वो स्टेज पे गए, साइन किया, तो कान में उनके बात की। फिर उन्होंने देखा कि सामने बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी तरफ इशारा करके सदर ट्रंप ने उनकी अहमियत को भी तस्लीम किया, वहाँ मौजूदगी को। बात यह है कि असल बात है, जो पॉइंट यहाँ उठाया गया है कि इसराइल का क्या किरदार है। इसराइल एक कातिल है, नेतन्याहू कातिल है, मैं उसको हमेशा कातिल कहता हूँ। उसने बड़ा जुल्म किया फ़लस्तीनियों पे। इसराइल को इस बोर्ड में शामिल करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि सदर ट्रंप बड़ी चालाकी से यूनाइटेड नेशन को ज़ीरो कर रहे हैं, आलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है इस तरीके से ला के। आपने गज़ा में अमन कायम करना है, वहाँ जो बाकी जो बातें हुई हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने तकरीर की है, बाकियों ने की है, सदर ट्रंप ने बात की है, असल बात है वहाँ आपने तामीर नो करनी है, उसका एजेंडा आना चाहिए। इसमें जो दस्तखत किए, चार्टर किए हैं, उसकी डिटेल आएगी, उसमें कितने अरसे में करेंगे फ़लस्तीन और फ़लस्तीन और सबसे बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने गुज़श्ता रात को जो बयान दिया, उसमें कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि 1967 का जो स्टैंड है, उस पर हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन
कि आज़ाद रियासत कायम हो, पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटा, नहीं अगर हटेगा तो वो बड़ी ज्यादती वाली बात होगी, उस पर रिएक्शन भी आएगा। तारिक शुक्रिया, शकील करार साहब भी हमारे साथ थे, सगीर चौधरी साहब भी, सायरा बानो साहिबा भी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।